So here onward we are starting with the chapter reproduction in organism. So reproduction in organism we will study, and in our reproduction unit there are 4 chapters. The first chapter is reproduction in organism, and this is the general chapter, and in this chapter we will study some of the basic modes of reproduction. Then we will study the reproduction in flowering plant and reproduction in human being, then a chapter reproductive health. So these are the 4 chapters in our reproduction unit. So out of those we will start the first chapter, the reproduction in organism. So first of all, what is mean by reproduction? It is a very common term. You have already studied it many times. So reproduction, as you can see, it is a biological process in which an organism gives rise to young ones or their offspring similar to itself. मतलब जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑफस्प्रिंग को, दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, इस फिनोमिनन को कहा जाता है रिप्रोडक्शन. Then the period from birth to the natural death of an organism is called as the life span. मतलब एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर के उसकी डेथ तक का जो पूरा ड्यूरेशन होता है, that duration is called as the life span. तो लाइफ स्पैन जो है यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जिस दिन उसकी बर्थ है वहां से लेकर के उसकी नेचुरल डेथ तक का. और नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, ऐसा लिखा हुआ है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो इमॉर्टल नहीं है. हमको पता है सभी को जो है वो डेथ आती है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अलावा बाकी जो ऑर्गेनिज्म है वो मॉर्टल है. मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर इमॉर्टल माना गया है. सो यहाँ पर पहले जो है हमको लाइफ स्पैन देखना है कुछ सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म की. एनसीईआरटी में जो है वो डायग्राम भी दिया हुआ है. यहाँ पर मैंने जो है सिर्फ ऐसा टेबुलर फॉर्म में उसको लिख दिया है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मे फ्लाई करके एक फ्लाई है, 1 डे उसका लाइफ स्पैन है. बटरफ्लाई जो है 1 to 2 वीक है, ये दिया है एनसीईआरटी में. क्रो की जो है लाइफ स्पैन 15 ईयर्स दिया हुआ है. फिर ऐसे ही क्रोकोडाइल की जो लाइफ स्पैन है वो है 60 ईयर, नेचुरल लाइफ स्पैन दिया हुआ है एवरेज. ह्यूमन बीइंग की जो है यहाँ पर 100 ईयर लिखा हुआ है, बट इतनी नहीं हुई है अभी. नियर अबाउट जो है ये 75 to 80 ईयर्स तक है. देन पैरोट जो है 140 ईयर है. फिर टॉर्टोइज जो है 100 to 150 ईयर्स तक है. फिर वीट प्लांट 6 मंथ है. बनियान ट्री 200 ईयर्स तक है. तो यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि द साइज ऑफ द एनिमल इट डू नॉट कोरिलेट्स विथ द लाइफ स्पैन. मतलब ऑर्गेनिज्म की जो साइज है वो उसके लाइफ स्पैन से कोई खास कोरिलेशन नहीं है. अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रो है और पैरोट है, तो दोनों की साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन दोनों के लाइफ स्पैन में जो है बहुत फर्क है. तो क्रो की जो नेचुरल लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स या ज्यादा से ज्यादा 20 ईयर्स हो सकती है, जबकि पैरोट की आप देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा है, 140 ईयर्स है. तो इस चीज को बताने के लिए कि साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म का उसके लाइफ स्पैन से कोई कोरिलेशन नहीं होता, इसके लिए यहाँ पर ये लाइफ स्पैन का एक चार्ट दिखाया गया है. देन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. There are 2 basic types of reproduction, asexual and sexual reproduction. तो ये भी आपने जो है वो कई बार दोनों में डिफरेंस स्टडी किया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है. तो रिकॉल भी कर सकते हैं आप, और भी कुछ डिफरेंसेस जो आपको याद आ रहे होंगे वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सो इट इज द यूनिपेरेंटल. मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये यूनिपेरेंटल होता है, सिर्फ एक पेरेंट वाला होता है. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज द बाय पेरेंटल. ये बाय पेरेंटल है, यहाँ पर जो है 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं.
तो ये बाय पेरेंटल हुआ। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है नहीं होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म होते हैं, फ्यूज होते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म जो है प्रोड्यूस भी होते हैं। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें माइटोटिक डिवीजन इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म करने के लिए मियोसिस होता है, और गैमेट के फ्यूज हो जाने के बाद में जब जाइगोट फॉर्म हो जाता है तो उस जाइगोट से जो इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है उसके लिए माइटोसिस इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर इन्वॉल्व मियोसिस है फॉर गैमेट फॉर्मेशन, और यहाँ पे ओनली माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे गैमेट नहीं बनते। देन इंडिविजुअल्स जो होते हैं यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फॉर्म होते हैं वो अपने पेरेंट के एकदम क्लोजली रिजेंबल करते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली अपने पेरेंट से बहुत सिमिलर होते हैं। सो दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर कॉल्ड क्लोन्स, उनको हम क्लोन कहते हैं। जबकि यहाँ पर जो है जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं वो बहुत वेरिएशन शो करते हैं अपने दोनों पेरेंट्स से, और इनको यहाँ कहा जाता है ऑफस्प्रिंग्स। तो ये कुछ कंपैरिजन है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। देन फ्यू मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ दिखाए हुए हैं। तो एनसीईआरटी में कोई ज्यादा नहीं दिया हुआ है, बहुत सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स होते हैं, उसमें से कुछ यहाँ पर बताए हुए हैं। तो पहले तो यहाँ पर है फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। तो फिजन के यहाँ दो टाइप है, बाइनरी फिजन है और मल्टीपल फिजन है। फिर बाइनरी फिजन के अंदर भी जो है सिंपल फिजन हो सकता है, या ट्रांसवर्स हो सकता है, लॉन्जिट्यूडनल हो सकता है, इस तरह से अलग अलग उसके टाइप हैं। और फिर बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ये प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है टर्म। प्लांट्स के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिजन प्रोसेस। फिजन और बडिंग यहाँ दिखाए हुए हैं, और ये प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दिखाया हुआ है, सीड। तो पहले बाइनरी फिजन देख लीजिए यहाँ। सो बाइनरी फिजन जो है द कॉमन एग्जांपल इज अमीबा। इवन बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलता है बाइनरी फिजन जो होता है, और कुछ और ऑर्गेनिज्म जैसे प्लानेरिया है उनके अंदर भी होता है। तो एक सेल को जब डिवाइड होना होता है तो पहले जो है सेल कंस्ट्रिक्शन फॉर्म हो रहा है, और उसके पहले साइटोप्लाज्म के अंदर देखेंगे आप तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जो है इलॉन्गेशन हो रहा है, और न्यूक्लियस जो है यहाँ पर डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, और फिर उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन जो है वो कंस्ट्रिक्ट होती है धीरे धीरे, और फिर सेल मेम्ब्रेन भी ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। और ये दोनों डॉटर सेल्स जो रहते हैं वो अपने पेरेंटल सेल के क्लोजली रिजेंबलिंग होते हैं, तो इनको जो है वो क्लोन्स कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, अब इसके अंदर ऐसा है कि अगर प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो फिक्स ना हो, मतलब सेल कहीं से भी डिवाइड हो जाए, इस तरह से डिवाइड हो जाए, ऐसे डिवाइड हो जाए, या ऐसे डिवाइड हो जाए, तो अगर प्लेन ऑफ डिवीजन फिक्स ना हो तो ऐसे में इस टाइप के फिजन को कहा जाता है सिंपल बाइनरी फिजन। अगर प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो वर्टिकल है, मतलब इस तरह से डिवाइड हो रहा है, तो लॉन्जिट्यूडनल कहेंगे, और अगर वो इस तरह से डिवाइड हो रहा है तो उसको ट्रांसवर्स कहेंगे। ट्रांसवर्स जो फिजन होता है ये पैरामीशियम के अंदर देखने को मिलता है। तो बाइनरी फिजन यहाँ पर हमने देख लिया। फिर फिजन में एक और टाइप है मल्टीपल फिजन। ये तो बाइनरी फिजन है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म से, बाइनरी का मतलब टू होता है, दो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे। मल्टीपल फिजन जो है इसकी एग्जांपल हमको देखने को मिलती है अमीबा और पैरामीशियम प्लाज्मोडियम के अंदर। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है जब वो डिवाइड होता है तो उससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होते हैं। अब ये जो मल्टीपल फिजन का जो प्रोसेस है ये यूजुअली अमीबा के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ये भी आपने स्टडी किया है लोअर स्टैंडर्ड्स में, यहाँ पर हम लोग सिर्फ उसको एक सिनॉप्सिस ले रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, अमीबा की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर ऐसा पूरा एक
कवरिंग फॉर्म हो जाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्ट फॉर्मेशन, और इस फिनोमिनन को एनसिस्टेशन कहा जाता है। तो जब सिस्ट फॉर्म हो जाता है तो वो उसको एक्सटर्नल हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, और उस सिस्ट के अंदर सेल डिवाइड होता है, और सेल डिवाइड होने के बाद में फिर जब सिस्ट ब्रेक होता है तो उसके अंदर से स्पोर्स बाहर आते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मल्टीपल फिजन। फिर यहां पर आप देख रहे हैं बडिंग। तो बडिंग का जो प्रोसेस है ये ईस्ट के अंदर दिखाया हुआ है। तो इसमें जो ईस्ट का सेल होता है, इट इज अ यूनिसेलुलर फंगस। इसमें कहीं पर भी ऐसा एक आउटग्रोथ फॉर्म हो रहा है। दिस आउटग्रोथ ये धीरे धीरे ग्रो होगा और फिर उसके बाद में यहीं से ये पिंच्ड ऑफ हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर भी एक जैसे ये बड जो है वो डिटैच होगा, फिर इसकी ग्रोथ स्टार्ट होकर के इससे पूरा न्यू ईस्ट का सेल फॉर्म हो जाएगा। ईस्ट जो है, इस ईस्ट के अलावा ये प्रोसेस जो है हाइड्रा के अंदर भी आपने स्टडी किया होगा। हाइड्रा के अंदर देखने को मिलता है, सल्पा के अंदर देखने को मिलता है जो कि ट्यूनिकेट में आता है, फिर कुछ स्पॉन्जेस के अंदर है, साइफा के अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। फिर यहाँ जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट दिखाया हुआ है, सीड जो एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो अभी तो हम लोग असेक्सुअल मोड्स देख रहे हैं। फिर कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और भी बहुत सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन पढ़ा होगा, रीजनरेशन प्लानेरिया के लिए स्टडी किया होगा, फिर प्लांट्स के लिए जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। जैसे इसमें जो है पहले स्पोर्स है, तो स्पोर्स जो है मोटाइल माइक्रोस्कोपिक जू स्पोर्स हो सकते हैं। जू स्पोर्स जो होते हैं ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मतलब जो मूव करते हैं। ये देखने को मिलते हैं क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो कि ग्रीन अलगी है, यूनिसेलुलर एक्वेट फ्रेश वाटर ग्रीन अलगी है। फिर कोनिडिया, इनके अंदर ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि पेनिसिलियम के अंदर देखने को मिलते हैं। बर्ड जो है ये हाइड्रा में, एनिमल में जेम्यूल जो है ये देखने को मिलते हैं। स्पॉन्जेस में इनको इंटरनल बर्ड्स भी कहा जाता है। तो ये कुछ मेथड्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और कुछ स्ट्रक्चर्स हमने देखे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। इनके हम डायग्राम भी देख लेते हैं जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ये है क्लेमाइडोमोनास का। तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर ये जो आप देख रहे हैं फ्लैजिला निकला हुआ, तो ये जू स्पोर्स हैं, तो ये फ्लैजिला की वजह से मूव कर सकते हैं। तो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं तो इसलिए ये मूवमेंट कर सकते हैं। मोटाइल स्पोर्स होते हैं, वाटर में ये तैरते हुए जाते हैं और फिर फ्यूजन करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कोनिडिया। तो कोनिडिया जो देखने को मिलते हैं ये पेनिसिलियम के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप ये जो नीचे ब्रांचेस देख रहे हैं जिनके ऊपर कोनिडिया ग्रो हो रहे हैं चेन के फॉर्म में, ये जो सेल्स हैं इनको कोनिडियोफोर्स कहा जाता है, और इनके ऊपर जो है यहाँ पर ये फ्लास्क शेप सेल्स हैं, और इनके टर्मिनल्स पे यहाँ पे स्फेरिकल सेल्स आप एक चेन के फॉर्म में देख रहे हैं, तो इनको कोनिडिया कहते हैं। ये कोनिडिया जो है ये नॉन मोटाइल होते हैं। जब ये यहाँ से डिटैच होते हैं पेरेंटल बॉडी से, तो यहाँ से जो है वो हर एक कोनिडिया से एक न्यू फिलामेंट जो है डेवलप होता है फंगस का, एक न्यू माइसीलियम डेवलप होता है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रा। तो ये लेटरल आउटग्रोथ जो है ये हाइड्रा की बड है, सो इट इज द बडिंग प्रोसेस इन हाइड्रा। देन यहाँ पर जो है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द इसको जेम्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पर जेम्यूल फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्जेस के अंदर देखने को मिलता है, यूजुअली फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के अंदर। तो यहाँ पर जो है ये साइड के आप ये यहाँ पे थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इनको कहा जाता है मोनोएक्सल स्पिक्यूल्स, और यहाँ अंदर ये जो सेल्स देख रहे हैं इनको कहते हैं आर्कियोसाइट सेल्स। ये ओपनिंग है माइक्रोबाइल, ये आर्कियोसाइट सेल्स यहाँ से निकलते हैं मैच्योर होकर के, और फिर उससे जो है न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। तो एक्चुअली ये जो है आर्कियोसाइट्स जो सेल्स है ये एक तरह से इंटरनल बर्ड है, तो ये प्रोसेस जो है वो इंटरनल बडिंग का प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट जो है कुछ वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स के लिए असेक्सुअल मेथड को वेजिटेटिव मेथड कहा जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इनमें से बहुत सारे आपने जो है स्टडी किए हैं 11th के मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में।
तो उनको यहाँ पर जो है वो सिर्फ नाम लिखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी वो 11 में दिए हुए हैं। जैसे रनर आपने स्टडी किया है, साइनोडोन ऑक्सैलिस या साइनोडोन डेक्टिलॉन के अंदर लॉन ग्रास जो होती है उसमें स्टेम का मॉडिफिकेशन है। फिर सकर है, इसमें मिंट प्लांट आ जाता है, ट्यूबर है, पोटैटो है उसके एग्जांपल में, ऑफसेट है, वाटर हाइसिंथ आपने स्टडी किया है, पिस्टिया इसके एग्जांपल्स में है, बल्ब में अनियन है, गार्लिक है, ये सब कुछ जो है आपने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में स्टडी किया है। तो इसके लिए यहाँ पर वापस से उसको रिपीट नहीं किया है क्योंकि वो 11 में दिया हुआ है पूरा। फिर राइजोम है, तो उसके एग्जांपल में जिंजर है जो कि प्रोस्टेट स्टेम होता है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड होता है। राइजोम के अंदर जिंजर है, टर्मरिक है, इवन बनाना का राइजोम भी आपने स्टडी किया है। बल्बिल है, उसकी एग्जांपल है अगेओ प्लांट। फिर कुछ लीफ के ऊपर पाए जाने वाले बर्ड्स हैं जिसकी एग्जांपल में आता है ब्रायोफाइलम। तो इस तरह से ये कुछ वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स हैं जो आपने स्टडी किए हैं 11th स्टैंडर्ड के मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। तो उनको आप एक बार जो है सिर्फ रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है रेफरेंस दे करके भी छोड़ दिया गया है। तो ये कुछ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के डायग्राम्स हैं यहाँ पर, जैसे देख सकते हैं पोटैटो का ट्यूबर है, तो इस पोटैटो के ट्यूबर के ऊपर यहाँ पर पोटैटो की आईज नजर आ रही हैं जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं, एक्सिलरी बर्ड, और उनके साथ में जो है स्केली बर्ड लीव्स होते हैं। फिर ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड है यहाँ पर, और इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। वो रिजर्व फूड मटेरियल यूज करके ये जो आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर है ये ग्रो होते हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोस्टेट स्टेम, जिंजर की एग्जांपल है ये। तो इसमें जो है ये नोड्स दिखाए हुए हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लेटरल बर्ड्स भी निकले हुए हैं, इससे नया राइजोम इस तरह से ग्रो होगा। और ये यहाँ से निकलने वाले एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो इसका अगर कोई पार्ट लेकर के हम लोग कहीं पर सॉइल में या पॉट में लगाते हैं तो उससे हमको एक न्यू प्लांट मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं बल्बिल ऑफ अगेओ, तो ये बल्बिल है, ये डिटैच होती है, एक्सिलरी बर्ड के पास में प्रोड्यूस होती है, वहां से डिटैच होकर के अगर जमीन में कांटेक्ट में आती है सॉइल के तो वहां से न्यू प्लांट ग्रो होता है। ये यहाँ पर आप ब्रायोफाइलम की एक लीफ देख रहे हैं और इसके ऊपर ये फोलियार बर्ड्स, फिर उसके बाद में वहां से जो है ये एडवेंटिशियस बर्ड्स जो है ये न्यू प्लांट में ग्रो हो रहे हैं। ये पिस्टिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसका ऑफसेट, तो इसको वाटर रनर भी कहते हैं, हॉलो स्टेम होता है, ये फ्लोट करता है पानी के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके निकलने वाले जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं यहाँ पर। सो दिस इज आइगोर्निया, ये पिस्टिया नहीं है, दिस इज आइगोर्निया, टेरर ऑफ बंगाल भी इसको कहते हैं। तो इसको जो है और स्टडी करना है, आप इसको एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में भी स्टडी करेंगे। तो ये कुछ वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स हैं जो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इतना हमको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टडी करना है। Now come to the next topic, sexual reproduction। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ऑलरेडी जो है वो देख लिए हैं कि गैमेट्स जो है वो फॉर्म होते हैं और फिर गैमेट्स फ्यूज होते हैं। तो गैमेट फॉर्म होना, गैमेट का फ्यूज होना मतलब फर्टिलाइज होना, गैमेट ट्रांसफर होते हैं उससे पहले, फिर उसके बाद में डेवलपमेंट होना। तो ये एक सीक्वेंशियल इवेंट होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस, जहां पर दोनों गैमेट्स जो है वो एक दूसरे से मिक्स होंगे, एम्फीमिक्सिस प्रोसेस। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो यहाँ पर दिखाए हुए हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 इवेंट्स में हम डिवाइड करते हैं पूरे प्रोसेस को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले के जो इवेंट्स हैं, फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन जिसको सिंगेमी भी कहा जाता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में होने वाले चेंजेस। तो ये कुछ इवेंट्स हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले एक सर्टेन एज तक पहुंचना होता है, मतलब पहले उनकी ग्रोथ होती है और फिर वो सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। तो इसके अंदर वो फेज जो ग्रोथ का फेज होता है,
एनिमल्स के लिए उस ग्रोथ फेज को जुवेनाइल फेज कहा जाता है और प्लांट्स के लिए उसी फेज को वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। मतलब जब तक के एनिमल्स जो है वो गैमेट प्रोड्यूस करना शुरू नहीं करते और उनके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते रहते हैं जिसके थ्रू जो है वो गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है फ्यूचर में, तो वो जो फेज होती है जहां पर वो सेक्सुअलिटी को एक्वायर करने वाले चेंजेस उनकी बॉडी के अंदर देखते हैं होते हैं वहां पे, उसको जुवेनाइल फेज कहते हैं एनिमल्स के केस में। ये याद रखिए, कभी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं इसको। और प्लांट्स के अंदर उसी को जो है वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। तो ये जो जुवेनाइल फेज है या वेजिटेटिव जो फेज है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए, एनिमल और प्लांट्स के लिए इसका जो ड्यूरेशन होता है ये वेरिएबल होता है। तो इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता, वेरिएबल ड्यूरेशन की होती है। द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, मतलब जब जुवेनाइल फेज खत्म हो जाता है या वेजिटेटिव फेज जब प्लांट्स के लिए खत्म हो जाता है, तो वो बिगिन करते हैं फिर रिप्रोडक्टिव फेज में। मतलब जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होने के बाद में फिर स्टार्ट होता है रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज में फिर अगर एनिमल्स हैं तो फिर वो गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, प्लांट है तो वो भी गैमेट प्रोड्यूस करेंगे बाय फ्लावरिंग होने के बाद में। तो ये चीज जो है मतलब दो फेज में डिवाइड कर रहे हैं। पहला फेज जो है वो जुवेनाइल या वेजिटेटिव है, दूसरा जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म बाय गैमेट फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पेरिनियल होते हैं। इवन एनिमल्स के अंदर भी जो है वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, कुछ कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। तो यहाँ जैसे बेम्बू की स्पेसीज की एग्जांपल दी हुई है, तो बेम्बू की जो स्पेसीज है वो अपनी लाइफ टाइम में, लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार जो है फ्लावरिंग करती है। तो नियर अबाउट 50 to 100 ईयर्स में सिर्फ एक बार उसके अंदर फ्लावरिंग होती है। ऐसे ही एक और प्लांट की एग्जांपल दी हुई है स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी इसका कॉमन नेम है। इसके अंदर जो फ्लावरिंग होती है वो 12 साल में एक बार होती है। तो ये इस तरह से कुछ प्लांट्स की एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। फिर इसी तरह से एनिमल्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो कुछ एनिमल जो है सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, कुछ एनिमल जो है एक कंटिन्यूअस ब्रीडर भी होते हैं। तो एनिमल्स के अंदर जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाते हैं तो उनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे आपने मैमल्स के लिए इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी किया होगा, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमको उसको पढ़ना भी है। तो मेंस्ट्रुअल फेज होती है। ऐसे ही जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, जो नॉन प्राइमेट्स एनिमल होते हैं, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के जैसी ही एक फेज होती है जिसको ईस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। तो ये जो ईस्ट्रस साइकिल है ये नॉन प्राइमेट मैमल्स के अंदर देखने को मिलती है। जैसे काव है, शीप है, बफेलो है, रेट है, डियर्स है, डॉग्स है, टाइगर है, कैट्स है इनके अंदर। तो ये ईस्ट्रस साइकिल जो होती है इसमें जो मेंस्ट्रुअल वाली फेज होती है, मेंसेस वाली, ब्लीडिंग वाली फेज, वो अब्सेंट होती है। बाकी इनके ओवरी के अंदर, यूटेरस के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो नियरली सिमिलर होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के जैसे। तो ये चीजें जो है इसके अंडर में आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ हमने इवेंट्स देख लिए हैं, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। तो प्री फर्टिलाइजेशन में आ जाता है गैमेट फॉर्मेशन जिसको गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, और दूसरा है गैमेट का ट्रांसफर होना। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे इवेंट में है सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी जो है वो दो टाइप का होता है। एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये हम देखेंगे अभी इनको। और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जाइगोट का बनना है पहला इवेंट, और दूसरा है एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो फर्स्ट सेल फॉर्म हुआ इट इज कॉल्ड जाइगोट, और फिर वो जाइगोट के अंदर ग्रोथ स्टार्ट होती है और फिर ग्रोथ हो करके उससे पूरा एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म होता है। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको 3 इवेंट्स में डिवाइड किया है। प्री फर्टिलाइजेशन, फिर प्री फर्टिलाइजेशन में 2 हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन के 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में 2 सब इवेंट्स हैं,
जाइगोट का बनना और एम्ब्रियो का बनना। तो यहाँ पर असेक्सुअल और सेक्सुअल में फिर एक कंपैरिजन भी दिखा दिया गया है इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, जो हमने अभी पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन में स्टडी किया। नाउ वी विल स्टडी द प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले जो चेंजेस हो रहे हैं उनको अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना। सो एज यू नो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट। तो गैमेट्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अब यहाँ गैमेट्स जो होते हैं उनके शेप के बेसिस पर या तो वो आइसोगैमेट्स हो सकते हैं और या कि फिर हेटेरोगैमेट्स हो सकते हैं। आइसोगैमेट को होमोगैमेट्स भी बोलते हैं। अगर मेल और फीमेल गैमेट जो है दोनों देखने में सेम हो, साइज में सेम हो, तो उनको आइसोगैमेट्स कहते हैं। तो आइसोगैमेट्स जो हैं ये देखने को मिलते हैं हमको क्लेडोफोरा नाम की अलगी के अंदर। फिर हेटेरोगैमेट्स जो हैं ये हमको देखने को मिलते हैं फिकस नाम की अलगी है, फ्यूकस नाम की, उसके अंदर देखने को मिलते हैं। इवन ह्यूमन बीइंग के जो गैमेट्स होते हैं वो भी हेटेरोगैमेट्स में आते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट में बहुत फर्क होता है। जो ओवम होता है स्फेरिकल होता है और स्पर्म जो होता है वो इलोंगेटेड होता है, थ्रेड लाइक या फ्लैजिलेटेड होता है। तो गैमेटोजेनेसिस में पेरेंट बॉडी जो है अगर हैप्लॉइड है, so if the parent body is haploid gamete, if the parent body is haploid then gametes are formed by mitosis। अगर पहले से ही पेरेंटल बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है तो उसमें फर्दर रिडक्शन नहीं होता, तो डायरेक्ट माइटोसिस से ही गैमेट फॉर्म हो जाते हैं। अगर डिप्लॉइड है जैसा कि ह्यूमन बीइंग में और अदर एनिमल्स में है, इवन प्लांट्स के अंदर भी है, तो मियोसिस से फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर फंगस के अंदर भी हम लोगों को ये टर्म यूज करते हैं होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। होमोथैलिक मतलब कि अगर मेल फीमेल गैमेट दोनों सेम इंडिविजुअल से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो होमोथैलिक, और हेटेरोथैलिक दोनों अलग अलग इंडिविजुअल वाले। और ऐसे ही मोनोशियस और डायोशियस ये टर्म जो है ये प्लांट्स के लिए यूज की जाती है या एनिमल्स के लिए यूज की जाती है। डायोशियस मतलब अलग अलग एनिमल या प्लांट से मेल फीमेल गैमेट का आना, मोनोशियस मतलब सेम प्लांट से गैमेट्स, दोनों गैमेट्स का आना। नेक्स्ट जो है वो है गैमेट ट्रांसफर, दूसरा इवेंट है, दूसरा सब इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं गैमेट ट्रांसफर में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन उसके पहले गैमेट ट्रांसफर है, सो मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर, मतलब दोनों को फ्यूज होने के लिए पहले तो दोनों को करीब आना होगा, तो इसमें गैमेट ट्रांसफर बहुत जरूरी है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है दोनों गैमेट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जैसे कि अलगी, कुछ अलगी के अंदर। लेकिन कुछ केसेस में जो है मेल गैमेट्स जो होते हैं, बल्कि ज्यादातर केसेस में, इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेल गैमेट्स जो होते हैं मोटाइल होते हैं, जबकि फीमेल गैमेट जो होता है वो स्टैटिक होता है, मतलब स्टेशनरी होता है, मूवमेंट नहीं करता है। तो यहाँ पे अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर वाटर जो है ये मीडियम का काम करता है गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए। फिर ऐसे ही हायर प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर गैमेट ट्रांसफर का जो मोड होता है इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। हम इसके टाइप्स को स्टडी करेंगे जब हम सेकेंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर जो है गैमेट ट्रांसफर जो है हायर प्लांट में पोलन ग्रेन्स ये मेल गैमेट बनाते हैं। तो पोलन ग्रेन जो होता है वो फर्स्ट सेल होता है मेल गैमेट को बनाने वाला। फिर पोलन ग्रेन से डेवलप होकर के पूरा मेल गैमेटोफाइट बनता है जिसके अंदर मेल गैमेट्स रहते हैं, और पॉलिनेशन के थ्रू ये पोलन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा पर, और फिर वहां से उसके बाद के इवेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन के। आपको याद आ रहा होगा पोलन ट्यूब फॉर्म होता है, और पोलन ट्यूब से फिर जो है एंजियोस्पर्म के केस में डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट आपने स्टडी किया होगा। तो बहरहाल ये चैप्टर जो है वो बहुत जनरल है, मतलब इसमें कोई प्रोसेस जो है वो नहीं बताया हुआ है। इसके अंदर सारी की सारी जो है बेसिक चीजें दी हुई है, तो वो सारी बेसिक चीजें जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हमको प्लांट और एनिमल ये दोनों के अंदर सेपरेट चैप्टर पढ़ना है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के लिए। मतलब प्लांट्स के अंदर ये सारे इवेंट जो है उनको डिटेल में पढ़ना है, फिर एनिमल के अंदर ये सारे जो इवेंट्स हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये सब हमको डिटेल में एनिमल्स के लिए पढ़ना है। तो इस तरह से ये पूरे यूनिट को ऑर्गेनाइज किया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मेल गैमेट्स जो होते हैं वो ऑलवेज बहुत ज्यादा होते हैं, 1000 टाइम द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट, बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी तादाद ज्यादा होती है। रीजन ये है कि उनको ट्रांसफर होना होता है, वो मोटाइल होते हैं, तो उनके अंदर जो है उनके लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं मेल गैमेट्स के, तो इसके लिए उनकी तादाद नेचुरली ज्यादा होती है। डायोशियस जो एनिमल्स हैं उसमें स्पेशल मैकेनिज्म जो है गैमेट ट्रांसफर का देखने को मिलता है, जिसको कॉपुलेशन कहा जाता है, मतलब मेल और फीमेल जो एनिमल्स होते हैं वो कॉपुलेट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दे ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द वजाइनल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। देन नेक्स्ट है सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन। तो सिनगेमी जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, तो डेफिनेशन आप यहां पर देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। It is the fusion of male and female gamete to form the diploid zygote. Zygote जो होता है वो always diploid होता है, but कुछ एनिमल्स के अंदर आपने ये स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहीं स्टडी किया होगा। कुछ एनिमल जैसे रोटिफर्स हैं, हनी बीज हैं और कुछ लिजार्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर कुछ बर्ड्स हैं जैसे टर्की है, इसमें जो फीमेल गैमेट होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोस का मतलब होता है वर्जिन और जेनेसिस मतलब होता है बर्थ या डेवलपमेंट, तो ये वर्जिन डेवलपमेंट होता है, मतलब यहाँ पर जो है विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जो फीमेल गैमेट होता है ये ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। हनी बी के अंदर हमने जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर स्टडी किया, वहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन का एक टॉपिक स्टडी किया था, तो उसमें हमने पार्थेनोजेनेसिस को जो है डिस्कस किया था और उसके टाइप्स भी स्टडी किए, तो यहां पर सिर्फ उसकी डेफिनेशन दी हुई है। सो इट इज द डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के जो है वो टाइप्स भी हम यहां पर देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइप्स में फुल स्क्रीन कर दो। फर्टिलाइजेशन के जो है दो बेसिक टाइप हैं। एक जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अगर फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जैसे एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये ज्यादातर जो है फिशेस के अंदर और फ्रॉग के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये एनिमल की बॉडी के बाहर होता है। तो इसमें जो मेल होते हैं वो अपने गैमेट्स को, स्पर्म्स को वाटर में, यूजुअली वाटर ही रिक्वायर होता है एज अ मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कि लेके जाता है गैमेट्स को। तो यहाँ जो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग में सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वालों में सर्वाइवल के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। सो यहाँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट जो इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, द इवेंट्स व्हिच टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट फॉर्मेशन है और फिर जाइगोट का जो है डेवलपमेंट है। तो जाइगोट जो है वो फर्टिलाइजेशन ऑफ से बनता है, मेल फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो उससे जाइगोट बन जाता है, और फिर जाइगोट जो है वो डेवलप होता है। अब जाइगोट के डेवलपमेंट की बेसिस पर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ साइकिल तय होती है। तो ये अलग अलग टाइप की लाइफ साइकिल भी आपने 11th के जो चैप्टर है किंगडम प्लांटे उसके एंड में आपने स्टडी किया होगा। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, इस तरह से अलग अलग टाइप की लाइफ साइकिल आपने स्टडी की है किंगडम प्लांटे के अंदर।
तो द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट जिससे वो एक्सपोज हो रहे हैं, जैसे अलगी और फंजाई के अंदर एक थिक वॉल फॉर्म हो जाती है उनके सराउंडिंग में, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन से और डेसिकेशन से भी उसको बचाती है। फिर अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करने वाला है, जैसे कुछ अलगी के अंदर, तो जाइगोट जो है वो डायरेक्ट मियोसिस में जाता है। ये रिकॉल है, ये इतना डिटेल में आपके एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं है, मगर ये एक ब्रीफ रिव्यू दिया हुआ है जो आपने स्टडी किया है आपके किंगडम प्लांटे के एंड में, तो उसी को यहाँ पर मैंने थोड़ा समराइज करके लिख दिया है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट जो होता है उसके अंदर मियोसिस होता है, और जो डिप्लॉन्टिक होते हैं उनके अंदर जो जाइगोट होता है वो माइटोसिस में जाता है, फिर उससे ग्रोथ होती है, और फाइनली जाइगोट जो है वो डेवलप होकर के एम्ब्रियो फॉर्म करता है, जिसको हम लोग इस प्रोसेस को फिर एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या इन्वॉल्व है, जो एक इवेंट है वो है सेल डिवीजन, कंप्लीट बार बार जो है वो सेल का डिवाइड होना, माइटोसिस से डिवाइड होना। दूसरा है सेल का इनलार्ज होना, ग्रोथ होना, और फिर सेल का डिफरेंशिएट होना, जिससे अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स फॉर्म होंगे। फिर यहाँ एनिमल्स जो है, कुछ एनिमल्स जो है वो ओवीपेरस होते हैं, तो ओवीपेरस जो एनिमल्स होते हैं ये एग लेइंग होते हैं। इसमें जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो एग के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, लेकिन वो एग के अंदर होता है। जैसे बर्ड्स के एग्स को आपने देखा होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट के शेल से सराउंडेड रहते हैं, तो जो एग लेइंग होते हैं उनको हम ओवीपेरस कहते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं इसके अंदर। फिर विविपेरस जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जाइगोट जो डेवलप होता है वो पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, और फिर एक सर्टेन पीरियड ऑफ डेवलपमेंट के बाद में जो पूरा, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं या प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं, तो जब वो पूरा प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो फिर यंग वन की बर्थ होती है। तो मैमल्स इसके अंदर आते हैं। प्लांट्स के अंदर जाइगोट जो फॉर्म होता है वो ओव्यूल के अंदर रहता है, जहां पर वो डेवलप होकर के कंप्लीट एम्ब्रियो बनाता है, बाद में फिर उसी से सीड फॉर्म हो जाता है, जो ओव्यूल की वॉल्स रहते हैं उससे सीड फॉर्म होता है, और ओवरी जो वॉल रहती है उससे फ्रूट फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको स्टडी करना है इसके बाद वाले चैप्टर में। और फिर सीड को जब हम लोग सो करते हैं तो उससे हमको न्यू प्लांट्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थे। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कंपैरिजन दिया हुआ है। तो यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है, सिंगेमी जो होता है ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सिंगेमी जो है ये बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। यहाँ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ नंबर ऑफ ओवा आर लेस बट लार्ज नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म। बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, अर्थवर्म इसकी एग्जांपल में है। यहाँ ओवीपेरस और विविपेरस के अंदर एक कंपैरिजन दिया हुआ है। जो एग लेइंग होते हैं वो ओवीपेरस हैं, जो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं वो विविपेरस होते हैं। ज्यादा करके जो ओवीपेरस हैं उनके अंदर जो एग्स होते हैं वो कैलकेरियस शेल से सराउंडेड होते हैं, और यहाँ पर शेल नहीं होता। एग फॉर्म होते हैं लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर ही होते हैं और बाहर ले नहीं होते। तो यहाँ पर ये अपना जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है इसके एमसीक्यू करेंगे। सो हमने पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। तो उसके अभी हम जो है एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ज्यादा एमसीक्यू नहीं है, एमपीजी नीट गाइड में से हम लोग जो है कर रहे हैं। तो टोटल जो है वो 9 एमसीक्यूज यहाँ पर दिए हुए हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसमें से, और बाकी उसके बाद के जो एमसीक्यूज हैं वो रैंडम है, पूरे यूनिट के कंबाइन है। तो यहाँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में आप देखिए पेज नंबर 395 पर फर्स्ट एमसीक्यू जो दिया हुआ है, इट इज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन मिंट ऑकर्स बाय। मिंट के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये कौन से मेथड से होता है? ऑप्शन है ऑफसेट, राइजोम, सकर, डी ऑप्शन है रनर।
तो मिंट, मैंने लेक्चर के दौरान में कहा कि मिंट के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो सकर से होता है। तो सकर से वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरह से होता है? सपोज कर लो दिस इज अवर मिंट प्लांट, यहाँ पर उसके रूट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ब्रांच जो रहती है स्टेम की वो नीचे अंडरग्राउंड चली जाती है और फिर उसके बाद में ऊपर आ जाती है और फिर यहाँ से न्यू ब्रांच प्रोड्यूस होती है जिसके ऊपर जो है वो न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो ब्रांच नीचे जा रही है यहाँ पर इसके अंदर एडवेंटिशियस रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं सकर और ये ऐसा देखने को मिलता है हमको मिंट प्लांट के अंदर। तो इसका काम क्या होता है? एडिशनल एब्जॉर्प्शन करवाना, मतलब जो मेन रूट है वो सफिशिएंट एब्जॉर्प्शन या सफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट नहीं कर पाती, तो इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये एडवेंटिशियस रूट्स आ जाते हैं। तो मिंट के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये होता है इस सकर से, मतलब यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे है? ये सकर जो है पहले अंडरग्राउंड हुआ, उसके बाद में फिर ये ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से फिर जो है न्यू ब्रांच प्रोड्यूस हो जा रही है। तो ये न्यू प्लांट कंसीडर करेंगे इसको हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया ऑकर्स बाय। पिस्टिया और आइकॉर्निया ये दोनों के अंदर सेम मेथड है। तो हमने डायग्राम में आइकॉर्निया का डायग्राम देखा था, तो यहाँ पर जो पिस्टिया है उसमें किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ऑप्शन है इसके अंदर स्टोलॉन, सेकेंड ऑप्शन है ऑफसेट, थर्ड है रनर, फोर्थ है सकर। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पिस्टिया ऑकर्स बाय, इट टेक्स प्लेस बाय ऑफसेट। पिस्टिया एंड आइकॉर्निया दोनों के अंदर ऑफसेट से ही होता है। द आईज ऑफ पोटैटो, क्वेश्चन नंबर 3 है द आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर डैश। पोटैटो ट्यूबर की जो आईज होती हैं वो क्या होती है, मतलब किस चीज का मॉडिफिकेशन होती है। ऑप्शन है रूट बर्ड्स, सेकेंड है फ्लावर बर्ड, थर्ड ऑप्शन है शूट बर्ड्स, फोर्थ ऑप्शन है एक्सिलरी बर्ड्स। तो आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर जो होते हैं वो मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन होते हैं क्योंकि पोटैटो ट्यूबर जो है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम के जो टिप्स होते हैं वो मॉडिफाई होकर के ट्यूबर बना लेते हैं, स्वोलन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और उसके अंदर उसके दो पर्पस हैं, एक तो स्टोरेज ऑफ फूड भी है क्योंकि लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च वहां पर स्टोर हो जाता है, और दूसरा अगर हम लोग जो है वो उन आईज को कट करते हैं और उनको कहीं पर सेपरेट जगह पर ग्रो करते हैं तो उससे हमको न्यू पोटैटो प्लांट भी मिल जाता है। सो दीज आईज ऑफ पोटैटो दे सर्व द डुअल पर्पस। जो ट्यूबर है वो स्टोरेज का काम करती है और जो आईज है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम करती है। ये आपको याद रखना है। होल ट्यूबर जो है इट सर्व द फंक्शन फॉर स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड द आईज पार्ट जो है उसका एक्सिलरी पार्ट का जो पार्ट है वहां से न्यू प्लांट ग्रो होता है, तो वो फंक्शन करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तरह। नेक्स्ट है तो इसका आंसर आ जाएगा एक्सिलरी बर्ड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो यहां पर जो है वो दो नाम दिए हुए हैं, हर ऑप्शन में करेक्टली मैच पेयर कौन सा है ये हमको पिकअप करना है। एक तरफ जो है वो प्लांट का नाम है, दूसरी तरफ उसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन का नाम है। तो पहला ऑप्शन है अनियन, डैश करके लिखा हुआ है बल्ब। दूसरा ऑप्शन है जिंजर, डैश करके लिखा हुआ है सकर। तीसरे ऑप्शन में लिखा है क्लेमाइडोमोनास, उसके आगे डैश करके लिखा हुआ है कोनिडिया। और डी ऑप्शन है ईस्ट, उसके आगे लिखा है जूस्पोर। तो यहां पर करेक्ट मैचिंग पेयर हमको पिकअप करना है। तो आपको पता है कि अनियन जो होता है, अनियन और गार्लिक,
ये दोनों जो है वो बल्ब से प्रोपगेट होते हैं। बल्ब एक ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अनियन जो मेन अनियन होता है उसको हम अनियन बल्ब कहते हैं। तो ये यहां पर स्टेम के सराउंडिंग में लीफ का मॉडिफिकेशन है। जो अनियन बल्ब है वो बीच में स्टेम है और उसके सराउंडिंग में फिर लीफ का मॉडिफिकेशन है। जो आउटर लीव्स होते हैं दे आर द स्केली लीव्स, और जो अंदर के लीव्स होते हैं वो फ्लेशी लीफ होते हैं। तो यहाँ अनियन का जो बल्ब होता है अगर उसको भी हम लोग ग्रो कर देते हैं तो उससे हमको जो है न्यू प्लांट मिल जाता है, नीचे एडवेंटिशियस बर्ड आ जाते हैं और ऊपर से जो है पूरा शूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी जिंजर के आगे सकर लिखा है तो जिंजर और सकर नहीं है, तो यहाँ सकर तो मैंने यहाँ पर लिखा है, सकर देखने को मिलता है मिंट में। और जिंजर किससे प्रोपगेट होता है? वो स्टेम से होता है, राइजोम जो होता है प्रोस्टेट स्टेम। क्लेमाइडोमोनास के आगे कोनिडिया लिखा है तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर मोटाइल स्पोर्स होते हैं, अभी हमने देखा। ईस्ट जो है उसके आगे ज़ूस्पोर लिखा है तो ईस्ट के अंदर ज़ूस्पोर नहीं होते हैं, कोनिडियोस्पोर्स होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। ज़ूस्पोर आपको क्लेमाइडोमोनास के अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहां करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनियन बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मियोसिस टेक्स प्लेस इन। मियोसिस कहां होता है? ऑप्शन दिया हुआ है जेम्यूल, सेकंड ऑप्शन है मेगास्पोर, सी ऑप्शन है मियोसाइट, डी ऑप्शन है कोनिडिया। तो मियोसिस इनमें से कौन से सेल्स में होता है? ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। तो मियोसाइट, मियोसिस जिन सेल्स के अंदर होता है उन सेल्स को कहा जाता है मियोसाइट। मियोसाइट आर दोज सेल्स इन विच द मियोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो प्लांट्स के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और मेगास्पोर मदर सेल्स जो होते हैं वो एक्चुअली मियोसाइट्स होते हैं, उनके अंदर मियोसिस होता है तो वो सेल्स जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन उनके अंदर मियोसिस होने के बाद में जो सेल्स बनते हैं आगे जाकर के वो गैमेट बनेंगे तो इसलिए वो हैप्लॉइड होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है उसके बाद में, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। ऑप्शन है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन, सेकंड है लार्ज बायोमास, थर्ड ऑप्शन है लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स, फोर्थ ऑप्शन है प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोडक्ट है जनरली जनरेट, क्या जनरेट करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद में फिर उसी से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के बाद में पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको पता है कि गैमेट फ्यूजन होता है तो उसकी वजह से न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन आते हैं और ये नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वेरिएशन को जन्म देते हैं और फिर उन्हीं वेरिएशन की वजह से ऑर्गेनिज्म एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में बेटर अडॉप्ट हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन भी जो है वो नीट 2013 का है। तो नीट 2013 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से ये दोनों हमने की, एक मियोसिस टेक्स प्लेस इन मियोसाइट और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है क्या जनरेट करते हैं, नए कॉम्बिनेशन, नए वेरिएशन जनरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, which one of the following show isogamy with non-flagellated gamete। मतलब आइसोगेमी है, सेम गैमेट है लेकिन गैमेट्स जो है वो फ्लैजिलेटेड नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन में अलगी के नाम दिए हुए हैं, सरगैसम, दूसरा ऑप्शन है एक्टोकार्पस, तीसरा है यूलोथ्रिक्स, चौथा है स्पायरोगायरा। तो इनमें जो है आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट ये स्पायरोगायरा में देखने को मिलते हैं, जो कि फिलामेंटस एक्वेटिक अलगी है, ग्रीन अलगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिंजर, इन जिंजर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑकर्स थ्रू। जिंजर में वेजिटेटिव
प्रोपगेशन जो है वो किसके जरिए होता है? ऑप्शन है बल्बिल, सेकेंड है रनर, थर्ड ऑप्शन है राइजोम, फोर्थ ऑप्शन है ऑफसेट्स। तो जिंजर में अभी हमने देखा लेक्चर में राइजोम के थ्रू जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जो कि अंडरग्राउंड प्रोस्टेट स्टेम मॉडिफिकेशन है। बाकी बल्बिल की एग्जांपल में हमने क्या देखा है? अगेओ, रनर साइनोडॉन या लॉन ग्रास, ये सब आपको याद रखना चाहिए, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑफसेट के लिए हमने एग्जांपल देखी आइकोर्निया और पिस्टिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, which of the following pairs is not correctly matched? एक तरफ जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है उसकी एग्जांपल दी हुई है। तो यहां पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर 4 दिए हुए हैं, उनके सामने उनकी रेस्पेक्टिव एग्जांपल है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बाइनरी फिजन और उसके आगे लिखा हुआ है सरगैसम। दूसरा ऑप्शन है कोनिडिया, उसके आगे लिखा हुआ है पेनिसिलियम। तीसरा ऑप्शन है ऑफसेट, उसके आगे लिखा हुआ है वाटर हाइसिंथ। और चौथा ऑप्शन है राइजोम, उसके आगे लिखा हुआ है बनाना। तो इसमें से जो करेक्टली मैच्ड पेयर है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो हमको पता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन जो है ये जहां पर एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होते हैं। हमने बाइनरी फिजन के लिए एग्जांपल स्टडी की है अमीबा की, इवन अमीबा है, बैक्टीरिया है, इन सब के अंदर बाइनरी फिजन होता है। तो यहां पर नॉट करेक्टली मैच पेयर, इनकरेक्टली मैच हमको आइडेंटिफाई करना है, मतलब 4 में से जो है एक इनकरेक्ट है, 3 जो है वो करेक्ट है। तो बाइनरी फिजन के आगे लिखा है सरगैसम। तो बाइनरी फिजन जो है सरगैसम में देखने को नहीं मिलता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। सरगैसम मल्टीसेलुलर अलगी है। कोनिडिया, उसके आगे लिखा हुआ है पेनिसिलियम। ऑफसेट के आगे वाटर हाइसिंथ है, राइजोम के आगे बनाना है। तो हमको पता है कोनिडिया जो है, कोनिडिया 4 के ऊपर जो चेन के फॉर्म में सेल्स फॉर्म होते हैं उनको कोनिडिया कहते हैं। सो कोनिडिया पेनिसिलियम ये करेक्ट मैच है। ऑफसेट वाटर हाइसिंथ भी करेक्ट है, राइजोम और बनाना भी करेक्ट है। राइजोम जो है मैंने लेक्चर के दौरान बताई, बनाना के अंदर भी राइजोम देखने को मिलता है, जिंजर के अंदर भी होता है, टर्मरिक के अंदर भी होता है, बनाना भी उसकी एग्जांपल में। तो इनकरेक्टली मैच इसके अंदर है पहला ऑप्शन बाइनरी फिजन, उसके आगे सरगैसम लिखा हुआ है। तो ये है इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन। अब कुछ और क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस के तौर पर आपको आगे दिए हुए हैं, तो वो बीच बीच में दिए हुए हैं, उसमें बीच बीच में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के भी क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के भी है और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के भी है, वो बीच बीच में आपको स्कैटर करके दिए हुए। तो वो फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व करिए। तो यहां पर आप देखें कि ये चैप्टर जो है कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था और एकदम जनरल था। रिप्रोडक्शन का की डेफिनेशन थी, उसके बाद में उसके टाइप्स हमने देखा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कुछ मेथड्स देख लिए और उसके बाद में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स देख लिए। तो इसके ऊपर कुछ एमसीक्यूज भी हमने किए। अब इसमें ऑन एन एवरेज एग्जाम में जो एमसीक्यूज आते हैं वो मैक्सिमम 2 एमसीक्यू अब तक के देखे गए हैं। जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उसके हिसाब से मैक्सिमम जो है वो 2 एमसीक्यूज देखे हुए हैं और नॉर्मली एक एमसीक्यू जो है वो पक्का आता है। अब तक के हर एग्जाम में मिनिमम 1 एमसीक्यू जो है वो जरूर आए हैं। तो नीट 2013 के अंदर अभी हमने जब सॉल्व किया तो देखा कि 2 एमसीक्यू थे, तो आपको एट द मैक्स जो है वो 2 एमसीक्यू मिलेंगे और मिनिमम 1 एमसीक्यू तो जरूर मिलेगा पेपर में इनमें से जो हमने लेक्चर में लेसन में स्टडी किया है। तो यहाँ पर अपना ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर।